लद्दाख में गाटालूप्स करके एक जगह है, और अगर तुम वहाँ से गुजर रहे हो तो तुम्हें वहाँ से उस सुनसान रास्ते पर दिखेगा कि जो भी आ जा रहा है वो रुक कर जो आदमी बीच में उनको मिल रहा है उनको वो पानी की बोतल दे रहा है और पानी पिला रहा है। लेकिन वो कोई इंसान नहीं है, असल में वो एक आत्मा है। और अगर क्या हो कि अगर तुम उसे रुककर पानी ना पिलाओ तो कहा जाता है कि तुमको उसका बेड लक लग जाता है, तुमको उसका साया लग जाता है। और कुछ ऐसा ही किया था यहीं से गुजरने वाले दो लोगों ने, जो कि एक ही कार में से जा रहे थे। मोहन और वीनू दोनों को ही वो आदमी रास्ते में मिला था, लेकिन उन्होंने उस आदमी को पानी नहीं दिया, जिसके कारण अब वीनू और मोहन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। मोहन अभी हॉस्पिटल में बैठा हुआ था और इसी हॉस्पिटल में एक वार्ड में उसकी वाइफ एडमिट थी। मोहन अभी उसी के पास बैठा हुआ था और जो उसकी वाइफ है उसको कैंसर था, तो उसकी ही ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रही थी। अब मोहन उसके पास बैठा हुआ था और उससे वो थोड़ी बातें कर रहा था। तभी डॉक्टर मोहन को अपने पास बुलाता है। जैसे ही मोहन डॉक्टर के कैबिन में गया तो डॉक्टर कहते हैं कि अगले 9 दिन के अंदर हमें इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तो इसलिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जितने पैसे डॉक्टर ने मांगे थे उतने पैसे अभी मोहन के पास बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि मोहन कोई बहुत पैसे वाला आदमी नहीं था, वो एकदम ही मिडिल क्लास गरीब था। तो मोहन एकदम ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके मन में बस यही ख्याल चल रहा था कि अब वो इतने सारे पैसे कहाँ से जमा करेगा। वो जो हॉस्पिटल का हॉलवे होता है, मोहन वहाँ पर आके बेंच पर बैठ जाता है और वो बस एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। अब मोहन बैठा ही हुआ था कि तभी उसकी नज़र पड़ती है टीवी पर, एक बड़ा सा टीवी जो कि लगा हुआ था वहीं पे, और उसमें न्यूज़ चल रही थी। मोहन का ध्यान पड़ता है कि न्यूज़ में दिखा रहे थे कि एक बहुत ही महंगी गोल्डन शिव मूर्ति चोरी हो चुकी है, और वो चोरी किसने की है ये अब तक बिल्कुल भी पता नहीं चला। पुलिस चोर को ढूंढ रही है और जो भी उस मूर्ति को ढूंढ के देगा उसको मिलेंगे 5 लाख। तो ये सुन के मोहन यही सोचता है कि काश ये मूर्ति वो ढूंढ पाता, लेकिन फिर भी उसे पता था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि उसे 5 लाख मिल सके, वो भी एक मूर्ति को अगर वो ढूंढ ले तो वो बस उठता है और वो हॉस्पिटल के बाहर चलने लग जाता है। जैसे ही वो बाहर निकला तो उसे दिखता है कि उसके सामने ही एक कार आके रुकती है और कार में से एक अजीब सा आदमी बाहर निकलता है। उसने बिल्कुल ही काले कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। वो जल्दी से वो सूटकेस ला के उस गाड़ी की डिक्की में रख देता है और फिर वो हॉस्पिटल के मेडिकल के पास चला जाता है। कुछ दवाई वगैरह उसे लेनी थी शायद इसलिए, लेकिन मोहन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बस उसकी गाड़ी के पास होकर गुजर रहा था और अपने घर जा रहा था। तभी उसे दिखता है कि वही मूर्ति जो उसने न्यूज़ में देखी थी, वही सेम मूर्ति इसी कार की बैक सीट में नीचे पड़ी हुई है। और ये वही मूर्ति है जिसके कारण शायद मोहन को 5 लाख मिल सकते हैं। तो मोहन की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन तभी वो आदमी वापस आ जाता है। वो आसपास देखता है लेकिन उसकी कार के आसपास तो कोई भी नहीं था। वो बस आराम से आके अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है और वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। अब वो आदमी अपनी कार चला ही रहा था कि तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के बैक सीट पर देखता है तो पीछे से मोहन निकलता है और वो उस आदमी को रोकने लग जाता है। अब ये दोनों एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, तो पूरे रास्ते पर गाड़ी का बैलेंस नहीं था। कभी कार लेफ्ट जा रही थी तो कभी कार राइट जा रही थी, और मोहन बस उस आदमी को रोकने की कोशिश कर रहा था। और तभी वो आदमी जैसे तैसे करके अपनी गन निकालता है और वो मोहन के सर के ऊपर तान देता है, जिसके कारण मोहन रुक जाता है। फिर वो आदमी मोहन को फ्रंट सीट पर ले लेता है और फिर वो उसे पूछता है कि तुम हो कौन और तुम कार में पीछे कहाँ से आ गए। तो मोहन बस अपने हाथ जोड़कर डरते हुए बोलता है कि मुझे मारना मत, मेरी बस मजबूरी थी, इसलिए मैं इस मूर्ति को लेने के लिए अंदर घुसा था। और फिर इसके बाद मोहन अपनी सारी सिचुएशन इस आदमी को बताता है। तो वो आदमी
वो अपनी गन मोहन के सर के ऊपर से ले लेता है। वो बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराता है और वो कहता है कि मेरा नाम है वीनू, और वो कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे, मैं यहाँ के रास्तों को बिल्कुल भी जानता नहीं हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ के सारे रूट्स बताओगे और यहाँ से बाहर निकालोगे अच्छे से, तो फिर सरकार जितने पैसे दे रही है 5 लाख, मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा दूंगा। मैं तुम्हें 1 करोड़ दे सकता हूँ, जो कि अभी मेरे पास ही है। और मोहन वो थोड़ी देर सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जितनी जल्दी हो सके उसकी वाइफ का ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। तो वो ये डील मान लेता है और दोनों हाथ मिलाते हैं और वीनू अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता है। अब ये दोनों लेह से मनाली जा रहे थे और गाटालुप शुरू हो गया था। ये लोग बस बीच में ही पहुंचे थे, तभी वीनू को रास्ते की साइड में दिखता है एक श्राइन, जहाँ पे बहुत सारी बोतलें पड़ी हुई थी। तो वीनू मोहन से पूछता है कि आखिर वो क्या है। तो मोहन वीनू को बताता है कि यहाँ पे एक आत्मा घूमती है और यहाँ से गुजरने वाले हर किसी के पास से वो पानी मांगती है, और ये उसी आत्मा के लिए बनाया गया श्राइन है। और उसके पास बहुत सारी बोतलें पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले हर कोई यहाँ पे पानी की बोतल रख के जाते हैं ताकि उस आत्मा को शांति मिले। तो वीनू वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है कि ये आत्मा बात्मा कुछ भी नहीं होता, मैं इन सब अंधविश्वासी चीज़ों को नहीं मानता। तभी मोहन कहता है कि ऐसे हंसना नहीं चाहिए, अगर इस बात का उस आत्मा को पता चल गया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। तो वीनू कहता है कि कोई बात नहीं, उस आत्मा को आने दो सामने, मैं उससे निपट लूँगा। फिर मोहन कुछ भी बोलता नहीं है और रात बहुत गहरी हो चुकी थी, तो इन दोनों की आंखें भी बंद हो रही थी। इन दोनों को ही नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वीनू कार ड्राइव कर रहा था। अब मोहन वो बस अपनी आंखें झपका ही रहा था कि तभी उसे दिखता है कि आगे रास्ते की साइड में एक आदमी खड़ा हुआ है। उसने एकदम पुराने से कपड़े पहने हुए थे और कुछ साल जैसा शायद उसने ओढ़ा हुआ था। वो जैसे इनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी मोहन वीनू को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और वो कहता है कि वो देखो, वहाँ पे वो आदमी खड़ा हुआ है, हमें उसे पानी दे देना चाहिए। तो वीनू गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अब ये तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे सामने मुझे कोई भी दिख नहीं रहा। तो मोहन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बस वहाँ पे गाड़ी रोक दो। तो फिर वीनू ऐसा ही करता है, वो वहाँ पे गाड़ी रोक देता है। लेकिन फिर वीनू हंसते हुए पानी की बोतल लेता है, ढक्कन खोलता है और पूरा पानी रास्ते पर गिराने लग जाता है। वो पूरी बोतल खाली कर देता है और वहीं पे वो बोतल फेंक देता है। मोहन वीनू पे गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये तुमने क्या किया, अब वो आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। तो वीनू हंसते हुए कहता है कि देख लेना, वो हमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। ऐसा बोल के वीनू अपनी कार फुल स्पीड में आगे भगाता है। अब इस गहरी रात में पूरे सुनसान गाटालुप के रास्तों पर इनकी एक ही की कार चलते हुए जा रही है और सामने बिल्कुल अंधेरा और कोहरा छाया हुआ है। ठंडी हवाएं भी चल रही है, लेकिन कार के अंदर इनको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। ये लोग बस जा रहे हैं और विनू तो कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन जो मोहन था वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि शायद अब आगे सफ़र में कुछ भी अच्छा होने नहीं वाला। लेकिन फिर भी वो वीनू से कुछ भी बोलता नहीं है, वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। तभी जो कार है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाती है, वो लेफ़्ट राइट थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि जो वीनू है उसकी आंखों में नींद पूरी छा चुकी थी, उससे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। तो वो कार रोक देता है और वो मोहन से कहता है कि अब यहाँ से ड्राइव तुम करोगे। वो कार के बाहर निकलता है और वो दूसरी तरफ मोहन वाली सीट की तरफ जाने लगता है और मोहन अंदर ही बैठा बैठा अपनी सीट चेंज कर लेता है और वो ड्राइवर सीट पे आ जाता है। अब वीनू बस पैसेंजर सीट के पास आके अंदर बैठने ही वाला था कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कार के पीछे कोई नॉक कर रहा हो। एकदम भारी आवाज़ थी।
वीनू धीरे धीरे कार के पीछे की तरफ जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वीनू अपनी नज़र उठा के जब सामने देखता है तो पूरा रास्ते पे वो अपने आप को अपनी कार के साथ अकेला खड़ा हुआ पाता है। वीनू के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वो अपने कदम पीछे हटाता है और वो जल्दी से आके कार में वापस बैठ जाता है। वो दरवाज़ा बंद करता है और वो मोहन से कहता है कि जल्दी से कार आगे बढ़ाओ। तो मोहन बिल्कुल वैसा ही करता है, वो कार आगे भगाता है। अब वीनू जो है वो अपनी आंखें बंद करके सो रहा था, सोने की कोशिश कर रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। अब वो सो ही रहा था कि तभी उसकी कानों में एक आवाज़ गूंजती है और वो आवाज़ कह रही थी कि मुझे पानी पीना है। जैसे ही वीनू ने ये सुना तो वो मोहन की तरफ देखकर कहता है कि सारा पानी ख़त्म हो चुका है, तुम्हें पता तो है। तो मोहन कहता है कि क्या, मैं तो कुछ भी नहीं बोला। तो वीनू उससे कहता है कि अरे अभी तो तुम बोले कि तुम्हें पानी पीना है। तो मोहन कहता है कि नहीं, मैं तो बस चुपचाप कार ड्राइव कर रहा हूँ। तो वीनू को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो वापस से सोने की कोशिश करने लगता है, तभी उसे वापस से वही आवाज़ सुने देती है और यह आवाज़ उसके कानों में बार बार पड़ रही थी। तो वीनू चिल्लाकर मोहन से कहता है कि तुम ये मजाक करना बंद करोगे। तो मोहन कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं बस चुपचाप बैठकर कार ही ड्राइव कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। तो वीनू मोहन से कहता है कि मुझे कब से कुछ आवाज़ें सुने दे रही है। जैसे ही वीनू ने ये बोला तो मोहन के दिमाग में ऐसा क्लिक तो हुआ कि शायद कहीं ये उसी आत्मा का खेल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोहन ने कुछ बोला नहीं। वो बस अपनी कार ड्राइव करते रहा और वीनू भी सोने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि उसे नींद आ ही नहीं रही थी। वो बस बैठकर बाहर देखे जा रहा था। अब वीनू बस बाहर देख ही रहा था कि तभी उसका ध्यान जाता है मिरर की तरफ। मिरर में उसे पीछे वाला रास्ता दिख रहा था और वहीं पे वीनू को दिख रहा था कि कोहरे के बीच में एक आदमी खड़ा हुआ है और जैसे इनकी कार आगे बढ़ रही है वो भी इनकी कार के साथ आगे ही बढ़ रहा है, क्योंकि वो आदमी गायब नहीं हो रहा, वो जैसे दूर नहीं जा रहा कार से। तभी वीनू आगे देखता है और जैसे ही वो आगे देखता है उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि आगे थोड़ा ही आगे रास्ते की साइड में वही सेम आदमी खड़ा हुआ था। जैसे ही वीनू ने पीछे देखा तो पीछे रास्ते पर वो आदमी अब नहीं खड़ा हुआ था। वीनू बस आगे देख रहा था कि धीरे धीरे वो आदमी कार के पास आता जा रहा है। वीनू उस आदमी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे लगा कि अभी कार उससे आगे बढ़ जाएगी। अचानक से कार बिल्कुल बंद पड़ जाती है और धीरे धीरे आके वो कार वहीं पे उसी आदमी के सामने आकर रुक जाती है। मोहन बस कार चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार चालू नहीं हो रही थी और जो वीनू है वो एकदम डरा सहमा सा बैठ के बाहर की तरफ देख रहा था विंडो से, और विंडो के पास वही आदमी खड़ा हुआ था जो कि घूर के देख रहा था वीनू की तरफ। उस आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वीनू, उसकी आंखें बस चौंकी हुई थी और उसके मुंह में से कुछ भी निकल नहीं रहा था। तभी कार अचानक से शुरू हो जाती है और मोहन कार आगे बढ़ा देता है। वीनू की सांस में थोड़ी सी सांस आई, तभी उसे फुटस्टेप्स की आवाज़ सुने देती है, जैसे कि वही आदमी जोर जोर से भागते हुए इनकी तरफ ही आ रहा हो। जैसे ही वीनू ने पीछे देखा तो उसे दिखता है कि वही आदमी वो इनकी कार की स्पीड जितना ही भागते हुए इनके पास ही आ रहा है। वीनू बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो चिल्लाते हुए मोहन को सब कुछ बताता है। मोहन भी डर में जब पीछे देखता है तभी उसे दिखता है कि पीछे तो कोई भी नहीं है। ये जो स्पिरिट है वो सिर्फ और सिर्फ वीनू को ही दिख रही थी। तो वीनू मोहन से पूछता है कि आखिर ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है। तो मोहन कहता है कि क्योंकि तुमने उस आत्मा का अपमान किया था। मोहन बताता है वीनू को कि कई सालों पहले यहाँ से एक ड्राइवर अपना ट्रक लेके इसी गाटालुप से जा रहा था। उसके साथ उसका एक हेल्पर भी था। ठंड का तो मानो जैसे तूफान ही आ रखा था, उतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी, लेकिन फिर भी ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। एकदम अंधेरा छाया हुआ था
और उसी अंधेरे को चीर रही थी इनके ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी। अब जैसे ही ये लोग थोड़ा बीच में पहुंचते हैं, वहीं पे इनका ट्रक बिल्कुल खराब हो जाता है। और शायद उन्होंने कोशिश भी की होगी, लेकिन ट्रक बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। तो ट्रक ड्राइवर बाहर निकलता है और वो हेल्पर से कहता है कि मैं यहीं से अगर कोई मदद मिल सके कहीं आसपास के गांव से तो मैं मदद लेकर आता हूँ, तुम तब तक यहीं पे ट्रक का ध्यान रखो। तो वो हेल्पर वहीं पे ट्रक के पास रुकता है, ट्रक के अंदर, और ड्राइवर किसी पास के गांव को ढूंढने के लिए चला जाता है, मदद मांगने के लिए। हेल्पर के पास थोड़ा सा खाना पानी बचा हुआ था जिससे कि वो अपना गुजारा कर पाएगा। और फिर इसके बाद बहुत दिन बीत जाते हैं और जैसे ही ड्राइवर मदद लेके वापस आता है, उसे दिखता है कि उसका हेल्पर ट्रक के अंदर ही तड़प तड़प के मर चुका है। खाना पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और इस कड़ाके की ठंड में वो एकदम जम के और बिना कुछ खाए पिए एकदम भूख के कारण वो मर चुका था। और बस तभी से कहा जाता है कि उस हेल्पर की आत्मा गाटालूस में घूमती है और यहाँ से गुजरने वाले हर किसी मुसाफिर से वो पानी मांगती है, और जो भी उसे पानी ना दे तो उस इंसान को उस आत्मा का बेड लग जाता है। फिर कुछ लोगों ने यहाँ पर श्राइन बना दिया और आने जाने वाला हर कोई मुसाफिर यहाँ पर पानी की बोतल रखता है उस आत्मा की शांति के लिए और अपनी सेफ जर्नी के लिए। वीनू मोहन से पूछता है कि तो अब मेरा क्या होगा, मैंने तो उस आत्मा का अपमान कर दिया है। तो मोहन कहता है कि पता नहीं, शायद अब हमें कुछ भी शायद हो नहीं सकता क्योंकि हम गाटालूप से बाहर आ चुके हैं और अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम अभी सरचू में आ चुके हैं। ये लोग थोड़ा ही आगे आए थे सरचू में तभी कि वहाँ पे एक ताबा है और जैसे वो बस ताबे वाला बंद करके जा ही रहा था तो ये लोग वहाँ पे रुकते हैं और वो दोनों चाय मंगाते हैं। ये लोग बाहर निकले, थोड़ा सा फ्रेश हुए और वीनू तो बस टेबल पे बैठे बैठे यही देख रहा था कि आसपास जितना भी अंधेरा और कोहरा छाया हुआ है, ये माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है। लेकिन फिर वीनू सोचता है कि अब शायद कुछ भी वो आत्मा कर नहीं पाएगी इनका, क्योंकि वो लोग तो गाटालूप से बाहर आ चुके हैं। तो थोड़ा आराम से बैठ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही चाय वाला चाय लेके आता है और 2 कप, एक मोहन का और एक वीनू का, इनके सामने रख देता है। और फिर वो तीसरा कप लेता है और वो कप लेके कार के पास जाने लगता है। तो मोहन उस चाय वाले को रोक देता है और उससे पूछता है कि तुम ये तीसरा कप लेके उस कार के पास कहाँ जा रहे हो। तो वो चाय वाला एकदम से रुक जाता है और फिर वो जल्दी जल्दी वापस आ जाता है। वो जल्दी से अपना ढाबा बंद करके जाने लगता है। उसने मोहन और वीनू से चाय के पैसे भी नहीं लिए और जाने से पहले वो इन दोनों से कहता है कि हो सके तो कार चलाते हुए सुबह तक बस हनुमान चालीसा बोलना और अपनी कार में पीछे मत देखना। बस इतना बोल के वो चाय वाला जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाता है। और मोहन और वीनू बस ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये चाय वाला पागल है क्या, आखिर इसने इतना अजीब बिहेव क्यों किया। अब ये दोनों चाय पी के कप वहीं टेबल पे रख देते हैं और फिर दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। इस बार जो वीनू था वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और दोनों फिर आगे बढ़ते हैं। और जो मोहन था वो तो पता नहीं क्यों उस चाय वाले की बात से थोड़ा डरा हुआ था, तो वो अपने मन ही मन में हनुमान चालीसा बोल रहा था। और जो वीनू था वो बस कार चलाते हुए यही सोच रहा था कि आखिर उस चाय वाले ने कार में पीछे देखने से मना क्यों किया। तो वो कार चलाते हुए जो मिरर होता है उसमें देखता है और उसी मिरर में वीनू को दिखता है कि वही आदमी कार की बैक सीट पर बैठा हुआ है और वो एकदम ही गुस्से में घूर रहा है वीनू को। वीनू ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसकी कार पे से उसका कंट्रोल चला जाता है और कार इम्बैलेंस होके आगे जाकर टकरा के उल्टी गिर जाती है। मोहन ने जैसे ही आंखें खोली उसे दिखता है कि वो कार के पास ही बाहर पड़ा हुआ है। उसे कुछ चोटें लगी हुई है लेकिन ज़्यादा नहीं लगी थी उसको। मोहन खड़ा होता है और वो कार में अंदर देखता है, लेकिन जो वीनू था वो गायब हो चुका था। वो कार के आसपास या फिर कहीं पर भी वो पड़ा हुआ नहीं था। मोहन सोचने लग जाता है कि आखिर
वीनू गायब कहाँ हो गया। तभी मोहन को दिखता है कि वो ही मूर्ति वो कार के पास ही एकदम सीधी पड़ी हुई है, जैसे वहाँ पर किसी ने उसको उठा के रख दिया हो। मोहन खड़ा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने इतना बड़ा रिस्क लिया उसकी वाइफ को ठीक करने के लिए, उसका ऑपरेशन करवाने के लिए, लेकिन अब वो उसके पैसे भी जमा नहीं कर पाएगा। वीनू रोते हुए वापस मुड़ता है और चलने लग जाता है। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ कार के पीछे वाली डिक्की से आ रही थी, जैसे किसी ने नॉक किया हो। तो मोहन वहाँ पर देखता है और वो डिक्की खोलता है, तो उसमें से वही बड़ा ब्लैक सूटकेस गिरता है। जैसे ही मोहन वो खोल के देखता है तो उसे अंदर से बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और ये शायद वही पैसे थे, 1 करोड़, जो कि वीनू मोहन को देने वाला था। तो मोहन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सूटकेस बंद करता है और वापस चलने लग जाता है अपने घर की तरफ। और उसके मन में बस यही आया कि शायद वीनू ने उस आत्मा को पानी नहीं दिया, इसलिए उसका बैड लक भी वीनू को लगा, और मोहन को कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा उसके साथ और भी अच्छा हो गया। बस मोहन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो पुलिस वालों को वही टकराई हुई कार मिलती है, और उसी के बाजू में पड़ी हुई वो सोने की शिव जी की मूर्ति भी मिल जाती है, जिसको कि सारे पुलिस वाले ढूंढ रहे थे। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये कार और ये मूर्ति यहाँ पर आए कैसे, क्योंकि चोर कहीं पर भी मिल नहीं रहा था। मोहन धीरे धीरे चलते हुए सुबह को ही हॉस्पिटल पहुँचता है, और वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है, और वो बड़ी बैग वो डॉक्टर को थमा देता है, और वो डॉक्टर से कहता है कि अब जल्दी से मेरी वाइफ का ऑपरेशन शुरू करो। तो वो जो डॉक्टर था वो कुछ बोलता नहीं है। वो बैग डॉक्टर वापस से मोहन को थमा देता है, और वो एकदम ही निराश होकर कहता है कि अब कोई भी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारी वाइफ अब नहीं रही। ये सुन के मोहन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और वो देखता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बस चुपचाप गहरी नींद में सो चुकी थी। मोहन वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। तो यही थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में।